नोटों की इतनी गड्डियां कि उन्हें बांधने के लिए जरूरी रबर बैंड खरीदने में ही हर हफ्ते 65,000 रुपए खर्च हो जाएं। कैश इतना कि तिजोरियां कम पड़ जाएं और नोट छिपाने के लिए जमीन में गड्ढे करवाने पड़े। एक चिड़ियाघर जो जेल के अंदर बना था, जिसमें रखे थे ऐसे जानवर जो देश में और कहीं नहीं मिलते थे। एक परिवार जिसे सर्दी से बचाने के लिए जला दिए गए 13 करोड़ रुपए। ये सब हिस्से हैं उस शख्स की कहानी के जो अपने वक्त में दुनिया का 7वां सबसे अमीर शख्स था। और ये शोहरत उसे हासिल हुई थी दुनिया के सबसे ताकतवर देश की नाक के नीचे एक सफेद पावडर पहुंचाकर। इस पावडर का नाम था कोकेन, और इसी के चलते उस शख्स का नाम पड़ा कोकेन किंग। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी डॉन पाब्लो एस्कोबार की। कहते हैं एस्कोबार बहुत रईस था, लेकिन ये कहना पूरी तरह सही नहीं है। उसके पास जितनी दौलत थी, उसकी 1/10 रकम भी उसके पास होती, तब भी वो रईस की ही कैटेगरी में आता। विश्वास न होता हो तो उसकी एक दिन की कमाई सुनिए, $60 मिलियन, यानी लगभग 400 करोड़ रुपए। ये सब पैसा आता था कोकेन के धंधे से। हालांकि उसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में बसा एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया के मेडेलिन शहर के पास एक कस्बे में साल 1939 में एस्कोबार की पैदाइश हुई। पूरा नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया। पाब्लो 7 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर आता था। बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन पाब्लो का सपना था एक दिन पढ़ लिख कर देश का राष्ट्रपति बनना। राष्ट्रपति बनने का ये सपना उसे देश की संसद तक ले गया, लेकिन उस रास्ते से नहीं जैसा उसने सोचा था। उसने वकालत की पढ़ाई की, लेकिन पैसों की कमी के चलते बीच में ही कॉलेज छोड़ देना पड़ा। पैसा जरूरत थी, इसलिए उसने कब्र से पत्थर चुराकर उन्हें बेचा, गांजे की सप्लाई की, फर्जी लॉटरी टिकट बेचे और कारों की चोरी की। यहां से शुरुआत होती है पाब्लो के क्रिमिनल कैरियर की। 20-21 की उम्र में पाब्लो ने पहला बड़ा कारनामा किया। एक मालदार आदमी को अगवाकर उसने $1 लाख, यानी लगभग 4 करोड़ रुपए की फिरौती हासिल की। ये 1970 का दशक था और कोलंबिया में कोकेन का धंधा जोर पकड़ने लगा था। पाब्लो ने कोकेन के धंधे में एंट्री की और जल्द ही एक बड़ा गैंग बना लिया। साल 1976 में एक पुलिस वाले ने उसे 29 किलो कोकेन के साथ पकड़ा, लेकिन पाब्लो ने जज को रिश्वत देकर अपनी रिहाई खरीद ली। इसके बाद पाब्लो ने एक सिद्धांत अपनाया, चांदी या सीसा। इसका मतलब या तो रिश्वत ले लो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस तरह उसने न सिर्फ पुलिस वालों और सरकारी नौकरों को अपने पाले में किया, बल्कि सरकार के कई मंत्रियों और सांसदों को भी चंदा देकर खरीद लिया। 1978 तक उसका एक बड़ा ड्रग कार्टेल तैयार हो चुका था, जिसका नाम था मेडेलिन कार्टेल। इस कार्टेल ने अमेरिका में कोकेन की सप्लाई शुरू की और जल्द ही अमेरिकी कोकेन कारोबार के 80% हिस्से पर कब्जा कर लिया। एस्कोबार कोकेन सप्लाई कैसे करता था? एक तरीका जिसकी चर्चा बहुत होती है, वो था प्लेन के टायरों में छुपाकर कोकेन की स्मगलिंग करना, जिसके लिए एस्कोबार पायलटों को प्रति फ्लाइट $5 लाख तक देता था। लेकिन ये सिर्फ एक जरिया था, और भी कई तरीके थे। मसलन कपड़ों कारोबार से कोकेन की स्मगलिंग। पाब्लो के आदमी कोकेन को पानी में घोलकर उस पानी में जीन्स डुबा देते, फिर इन जीन्स को सुखाकर एक बक्से में बंद कर अमेरिका भेज दिया जाता। अमेरिका में एक आदमी इन जीन्स को एक विशेष लिक्विड में डालता, जिससे कोकेन जीन्स से निकलकर पानी में घुल जाता, और फिर उस कोकेन को उस लिक्विड में से अलग कर लिया जाता। ये तरीका लंबे समय तक चला, लेकिन फिर अमेरिकी अधिकारियों को इसकी भनक लग गई। तब पाब्लो के आदमियों ने एक दूसरा तरीका ईजाद किया। जिन डब्बों में जीन्स भेजी जाती थी, उन्हें कोकेन के पानी में डुबाया जाने लगा। अधिकारी जीन्स निकालकर उसमें कोकेन ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन डिब्बे फेंक देते। इसके बाद पाब्लो के आदमी उन डिब्बों को कूड़े से इकट्ठा करते और उनमें से उसी तरह कोकेन निकाल लेते, जैसे जीन्स से निकालते थे। ऐसे तरीकों से उसने इतना पैसा बनाया कि 5 साल के अंदर कोलंबिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। ये पैसा वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाता था, उसके शहर मेडेलिन के लोग उसे रॉबिन हुड मानते थे। इस शहर के विकास में उसने जमकर खर्च किया। रोड बनाई, हॉस्पिटल बनाए, बिजली के खंभे लगाए और फुटबॉल के बड़े बड़े मैदान बनाए। इतने खर्चे के बाद भी उसका कार्टेल इतना पैसा कमा रहा था कि उसे खर्च करना असंभव था।
इस पैसे को दूसरे देशों में रखने के लिए भेजा गया, तहखानों में छुपाया गया, लेकिन फिर भी कैश खत्म ना हुआ। इस समस्या से निजात पाने के लिए पाब्लो ने मेडेलिन के अलग अलग इलाकों में घर खरीदे और उनकी दीवारों को तोड़कर उनमें पैसा छुपा दिया। कई बार तो जमीन में गड्ढे खोदकर उनमें नोट छिपाए गए। ये इतना सारा पैसा था कि उसकी मौत के 30 साल बाद भी ये पैसा जहां तहां निकलता रहता है। साल 2020 में पाब्लो के भतीजे निकोलस को उसके एक पुराने घर से $18 मिलियन यानी 148 करोड़ डीएच रुपए मिले थे। एक अनुमान के अनुसार एस्कोबार की कुल संपत्ति $30 बिलियन यानी लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए थी। उसके भाई रॉबर्टो के अनुसार उनके पास इतना कैश होता था कि हर साल लगभग $2 बिलियन यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए के नोट चूहे कुतर जाते थे। अपने पैसे के बल पर पाब्लो एस्कोबार ने इतनी ताकत इकट्ठा कर ली थी कि कोलंबिया में कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता था। लेकिन फिर 1969 में हुई एक संधि से उसके सर पर खतरा मंडराने लगा। ये संधि अमेरिका और कोलंबिया की सरकार के बीच हुई थी, जिसके तहत कोलंबिया के ड्रग माफिया को गिरफ्तार कर अमेरिका को सौंपा जा सकता था। ये संधि एस्कोबार और बाकी ड्रग कार्टेल्स के लिए खतरा थी। इसलिए इस संधि को लागू होने से रोकने के लिए पाब्लो ने पूरा जोर लगा दिया। संधि के समर्थक कई नेताओं की हत्या हुई, किडनैपिंग का दौर चला, आगजनी हुई, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया। 1982 में प्रत्यर्पण संधि लागू हो गई। ये देखकर पाब्लो ने एक दूसरा रास्ता चुना, राजनीति का। 1982 में वो कोलंबियन लिबरल पार्टी की तरफ से चुनाव में खड़ा हुआ और चुनाव जीत भी गया। पाब्लो अब देश का राष्ट्रपति बनने के सपने देखने लगा। चुनाव जीतने का एक फायदा ये भी हुआ कि उसे प्रत्यार्पण संधि से विशेष छूट मिल गई। लेकिन साथ साथ एक नई मुसीबत ने भी उसका पीछा शुरू कर दिया। पाब्लो की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी। जिस रोज पाब्लो सदन में पहली बार दाखिल हुआ, कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो बोनीला ने अपने भाषण में उसे खूब खरी खोटी सुनाई। फिर एक रोज अखबार में ऐसी खबर छपी जिसने पाब्लो की निजी जिंदगी में भूचाल खड़ा कर दिया। एक अखबार ने छापा कि पाब्लो का न्यूज चैनल की एक मशहूर एंकर से अफेयर चल रहा है। ये खबर पढ़कर पाब्लो की पत्नी बहुत नाराज हुई और उसे तलाक देने पर आमादा हो गई। पाब्लो ने किसी तरह उसे मनाया। इसके बाद एक और बुरी खबर आई। कोलंबिया संसद ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाब्लो को प्रत्यर्पण से मिलने वाली छूट हटा ली गई। इस पूरे हंगामे से पाब्लो इतना खार खाया कि उसने राजनीति को अलविदा कहने का मन बना लिया। हालांकि यहां से पाब्लो का एक नया रूप दिखा जिसने अगले 5 सालों तक पूरे कोलंबिया में कोहराम मचा दिया। नवंबर 1985 में पाब्लो ने गुरिल्ला समूह M19 की मदद से कोलंबिया के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करवा दिया, जिसमें कई जज मारे गए। इन हमलावरों ने पाब्लो से जुड़े ड्रग ट्रेड की जांच से जुड़े सारे दस्तावेज भी नष्ट कर दिए। 1986 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने वर्हिलियो बार्को। उन्होंने भी पिछली सरकार की तरफ ड्रग ट्रेड के खिलाफ कड़ा रुख रखा। उन्होंने एक स्पेशल फोर्स का गठन किया जिसमें पाब्लो के शहर मेडेलिन से एक भी आदमी नहीं था। इस फोर्स को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ट्रेनिंग दी गई थी और इसका इकलौता काम ड्रग माफिया को खत्म करना था। इस फोर्स ने पाब्लो के लोगों की गिरफ्तारी शुरू की और उसके ठिकानों पर छापा मारना शुरू किया। पाब्लो ने बदले में स्पेशल फोर्स के 300 लोगों को मरवा डाला। इस फोर्स के एक मेंबर को मारने पर वो करोड़ों रुपए देता था। स्पेशल फोर्स ने 2 साल तक पाब्लो का पीछा किया, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसी दौरान की एक किंवदंती फेमस है कि एक रोज जब पाब्लो की बेटी को ठंड लग रही थी, उसने आग जलाने के लिए करोड़ों डॉलरों की गड्डियां स्वाहा कर दीं। कोलंबिया में होने वाली मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा था। सरकार परेशान थी। उधर पाब्लो पर कोई रोक न लगती देख कोलंबिया की सरकार ने अंततः अमेरिकी सरकार से मदद मांगी। अमेरिकी की एक स्पेशल फोर्स पाब्लो को पकड़ने कोलंबिया आई। पुलिस पाब्लो को पकड़ने के लिए उसकी जेल में दाखिल हुई, लेकिन एक सीक्रेट सुरंग के रास्ते पाब्लो भाग निकला और अगले 1.5 साल तक यहां वहां छिपता रहा। अब तक पाब्लो के कई दुश्मन तैयार हो चुके थे। कोलंबिया की सरकार, अमेरिका की सरकार और लॉस पेपेस नाम का एक संगठन। लॉस पेपेस उन लोगों का संगठन बना था जो पाब्लो द्वारा मारे गए आम लोगों का बदला लेना चाहते थे। इस संगठन ने पाब्लो के छुपने के तमाम ठिकाने बंद कर दिए। बचने के लिए पाब्लो अपनी एक दूर की आंटी के घर में छुप गया।
फिर आई 1 दिसंबर की तारीख। उस रोज पाब्लो का जन्मदिन था, लेकिन जन्मदिन मनाने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लंबे समय से वो अपने परिवार से नहीं मिला था। उसे डर था विरोधी गैंग के लोग उसके परिवार को मार देंगे, इसलिए उसने उनकी जर्मनी जाने की व्यवस्था की। लेकिन जर्मन सरकार ने उसकी पत्नी और बच्चों को वापस लौटा दिया। इस घटना से मायूस होकर उस रोज पाब्लो ने अपने बेटे को फोन किया ताकि उनकी खैर खबर ले सके। सालों बाद उसके बेटे ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि उसके पिता ने उस रोज 7 बार कॉल किया था। पहले तो उन्होंने पुलिस के डर से फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर जरूरी बात होगी सोचकर फोन उठा लिया। पुलिस उनका फोन टैप कर रही थी। इस कॉल से उन्होंने पाब्लो की लोकेशन का पता लगा लिया और उसके ठिकाने तक पहुंच गए। पाब्लो ने कमरे से निकालकर छत के रास्ते भागने की कोशिश की। उसने पुलिस पर गोली भी चलाई, लेकिन वापसी फायरिंग में वो मारा गया। पाब्लो एस्कोबार की कहानी का अंत हो गया। कोलंबिया के लिए वो एक ड्रग माफिया था, लेकिन उसके शहर मेडेलिन के लोग उसे भगवान मानते थे। उसकी आखिरी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। उसके घर और रहने के बाकी ठिकाने आगे जाकर टूरिस्ट स्पॉट्स में तब्दील हो गए, जहां आज भी लोग ये सोचकर जाते हैं कि शायद उन्हें एस्कोबार के खजाने का कोई हिस्सा कहीं गड़ा मिल जाए।